अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म। आज हमारे साथ एक बार फिर अभिषेक मिश्रा साहब हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं मिश्रा साहब के साथ। वैसे तो ये बहुत पुराना टॉपिक है, हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट करता रहा है, जिसे कहते हैं कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ डिवाइड। अब आजकल मोदी जी को भी इस जो पॉलिटिकल एक डिवाइड है उसका सामना है, क्योंकि साउथ में जो होल्ड है वो ऑपोजिशन का है। और दो साउथ इज अ वेरी एफ्लुएंट और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, तो इसी बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे मिश्रा साहब से। मिश्रा साहब, क्या वजह है कि ये डिवाइड कभी खत्म नहीं हुई? बड़े अरसे से है वहाँ, चाहे जिसका भी रूल हो, बीजेपी ने भी वहाँ रूल किया है कभी ना कभी, कांग्रेस का भी है और बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज वहाँ करती रही हैं। और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, बड़े डाइवर्स लोग हैं। और वहाँ का जो, बल्कि आजकल आपके न्यू दिल्ली में उनके मिनिस्टर्स और लॉ मेकर्स आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत फ्लॉज हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हम ज़्यादा कमाते हैं, टैक्स हमसे लिया जाता है और सारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है नॉर्थ में, जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ इलिटरेसी भी है और उनको किसी चीज़ का पता भी नहीं है। और दूसरी बात जो साथ ही है कि कहते हैं कि द रीजन व्हाई बीजेपी हैज इन्वेस्टेड सो मच इन नॉर्थ एंड नॉट इन साउथ, बिकॉज वहाँ बीजेपी का जो स्लोगन है हिंदुत्व का, उसको सेल करना नॉर्थ में ज्यादा आसान है बजाय इसके साउथ में। सो आई वांट टू टेक योर टेक ऑन इट सो दैट। जी, थैंक यू दुर्दाना जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, फैक्चुअली कई पॉइंट पे गलत है कि बीजेपी नॉर्थ की पार्टी है। दिस इज इनहेरेंटली फ्लॉड, क्योंकि बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है। आरएसएस की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया, नागपुर में, जो कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट नहीं है। दैट्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी बात ये कही गई कि जो ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है वो साउथ में पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की राज करती रही और साउथ में अप नॉर्थ में दूसरी पार्टी की। ये भी गलत है, क्योंकि रीजनल पार्टीज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस को खत्म करके अपनी होल्ड बनाई है। और साउथ की स्टोरी भी कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं है। जैसे बिहार की जो पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिससे अभी नीतीश कुमार जी अलग होकर वापस एनडीए में आ गए, वहां पे कर्नाटक में भी जनता दल की ही पार्टी थी, जनता दल सेक्युलर के नाम से थी उनकी, एचडी देवेगौड़ा साहब की। तमिलनाडु में चली जाएं, वहां डीएमके की पार्टी है, एआईएडीएमके की पार्टी है। एआईएडीएमके और बीजेपी में गठबंधन था, पॉलिटिकल गठबंधन, जो उन्होंने तोड़ दिया। और आज की डेट में अन्नामलाई साहब हैं, जो बहुत राइजिंग सुपरस्टार है पॉलिटिशियन, वो उसको देख रहे हैं। और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, जो बातचीत की गई, एक कर्नाटक में कोई एमएलए थे, उन्होंने ये बात कही कि हमें हमारा चाहिए। एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिछाने की कोशिश की जा रही है कि हमें साउथ में हम ज्यादा कमाते हैं और हमें मिल कम रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, जबकि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है। ये एक स्टेटमेंट आया था, हालांकि जिन्होंने दिया था उनके बड़े भाई साहब ने, डीके शिव कुमार, जो कि इस समय उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने उनको डांट लगा दी थी। उन्होंने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एंड दिस इज नॉनसेंसिकल। और मजे की बात है, वो जिससे वो कह रहे थे वो है निर्मला सीतारामन जी, एंड शी इज फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है ना, वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी तमिलनाडु से है। और अभी जो बीजेपी के सबसे स्टार मंत्री अगर कोई है तो वो एस जयशंकर साहब है, वो भी तमिलनाडु बीजेपी से है। ठीक है ना, सो ठीक है। ये स्टोरीज बहुत 70 साल के, ये जब पोस्ट 70 ईयर्स थे, आप जो देखेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, देयर आर वन थॉट प्रोसेस जो इंडिया को फ्रेगमेंटाइज करना चाहता है। और वो इस तरीके की स्टोरी बार बार अस वर्सेस वी, ये अलग है वो अलग है, सब अलग अलग है, कोई बाहर से आया है, कोई उधर से आया है, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है। ये इसका कोई रिटन हिस्ट्री जो इंडियंस ने लिखी है उसमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, उसमें कोई इसका ये नहीं है। ये 70-80 साल पहले से शुरू करना, लोगों ने ये नाटक शुरू किया है कि साउथ का कल्चर दूसरा है और नॉर्थ का कल्चर दूसरा है, जो कि कतई गलत है। साउथ में ज्यादा हिंदू रहते हैं, हिंदुत्व वहां प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे उतनी प्रोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन आपको नहीं दिखती जितना उन्होंने कर दिया ना। वो तो कहते हैं कि वहां का जो नैरेटिव है कि वहां तो इस तरह की
मतलब बिकॉज दे आर सो प्रोग्रेसिव, दे डोंट वांट दिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ठीक है, आरएसएस का वहाँ हुआ होगा, बर्थ हुई होगी वहाँ उनका एक, लेकिन इफ वी सी थिंग्स ऑन ग्राउंड, तो वो कहते हैं कि वो तो जो है कि भाई दे आर नॉट पुश्ड बाय दिस हिंदुत्व पॉलिसी, एंड वो दे डोंट वांट दिस शैडो टू कम ओवर देयर। और इस पे उन्होंने काफी स्टैंड भी लिया हुआ है, और वो और कहते भी हैं कि ज्यादातर जो 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 लिटरेचर है, जो खबर आ रही है, वो यही होती है कि दैट्स व्हाई दे आर बीजेपी इज नॉट इन्वेस्टेड ओवर देयर। इट इज बिकॉज that religion or that Hindutva part is also very important to consider. देखिए, हिंदुत्व पार्ट को आप ऐसे समझिए, जब मेरी दादी नहाने जाती थी ना, नहाने जब जाती थी तो ना वो हमेशा एक वो बोलती थी मंत्र, जिसका मतलब मैं समझता नहीं था। अब मैं शायद उसका मतलब ज्यादा समझता हूँ, ठीक है ना। वो ऐसे कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका मतलब ये क्या है कि गंगा की नदी, जब आप पानी नहाते समय अपने ऊपर डालते हैं तो गंगा का पानी, यमुना का पानी, गोदावरी का पानी, सरस्वती का पानी, नर्मदा का पानी, सिंधु का पानी, कावेरी का पानी सब मेरे के इस लोटे में जाके पड़ो, और दैट्स हाउ आई विल टेक स्नान। ये जो नदियां हैं, दे हैव स्प्रेड अक्रॉस ऑल इंडिया। गोदावरी साउथ में है, कावेरी साउथ में है, कुछ पार्ट इंडिया का यहाँ पे है। तो जो हमारे, ये मैंने कहा ना, ये 70 साल पहले ये हिंदुत्व क्या है आप बताओ। तो हिंदुत्व को गाली देने से तो नहीं चलेगा। जैसे मैं इस्लामिज्म पे बात करूंगा तो उसकी जो फिलोसफीज है उस पर बात करूंगा कि भाई ये टीचिंग है आपकी, और इस पे लेट्स टॉक। हिंदुत्व क्या कहता है? लेट्स टॉक। अगर हिंदुत्व को गाली देनी है तो वेलकम, बट एक नहीं, हिंदुत्व कहते हैं लेट्स टॉक, वो क्या मतलब? मुझे बात समझ नहीं आई। लेकिन मतलब हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व नजर तो यही आ रहा है कि हिंदू राज, और जो जितने भी माइनॉरिटी, हिंदू राज्य नहीं, हिंदू राष्ट्र, चले ठीक है, हिंदू राष्ट्र दबा कर रखी जाए। और इसीलिए हर जगह से, हर तय खाने से, हर मस्जिद के कहीं से भी, वो अगर मंदिर के मिल भी रहे हैं, और वो साउथ के हवाले से भी एक बात यही आती है कि वहां इतने ज्यादा आर्कियोलॉजिकल चीजें नहीं है जिसको कैपिटलाइज कर सके मोदी सरकार, तो इसलिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टेट, ऑन दोस स्टेट्स एज वेल। तो हिंदुत्व बेसिकली यही है ना कि हिंदू राज हो, और अखंड भारत वाला जो पूरा फलसफा है, और ये कि हम जो माइनॉरिटीज हैं वो दबा कर रखी जाए। ये कहां से आपने डिराइव किया ये नॉलेज? सोर्स क्या है इसका? दिस इज व्हाट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर। ऐसे तो इस्लाम को लोग टेररिज्म के साथ जोड़ देते हैं, तो इस्लाम टेररिज्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा किया आपने ये ब्रॉच अप किया, बिल्कुल नहीं है। सो फिर दैट मींस देयर नीड्स क्लैरिफिकेशन। तो ये मान लेने से तो नहीं होगा ना। आप मान रहे हो कि लोगों को लग रहा है कि इस्लाम का मतलब टेररिज्म है, जहां भी हर मुसलमान आतंकवादी दिखता है, पर क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो सेम वे आप ये जो लोग बेकार की ये फियर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे ना। बात होगी कि हिंदू राष्ट्र तो एक सच्चाई है। राष्ट्र क्या होता है? क्या अरबों का राष्ट्र नहीं है? मैंने आपको उस दिन यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। वो कह रहे हैं अरब्स आर डिफरेंट एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। राष्ट्र होता है गवर्नमेंट। आज की डेट में जो पॉलिसी है कि दुनिया को, आप अगर यूएन चार्टर मानती है मैडम, तो आपने यूएन चार्टर पढ़ा है कभी? यूएन चार्टर का जो कोर है वो है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में 7 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें इक्वालिटी ऑफ द ऑल स्टेट्स और सॉवरेनिटी और ये सब दिया गया। उसके जो 2 मेन प्रिंसिपल हैं वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और आर्टिकल 2 क्लॉज 7, ये 2 है। 2 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स in international relations against the territorial integrity and the political independence of any state is prohibited hereinafter। ठीक है ना। यानी कि यूज ऑफ फोर्स करके आप टेरिटोरियल लिमिट को नहीं तोड़ सकते अब किसी भी देश की। उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप नहीं बदल सकते फोर्स करके। ऐसे बदली जा सकती है, स्वेच्छा से बदली जा सकती है, लोग जुड़ जाए मिल जाए ये अलग है, लेकिन फोर्स करके आप किसी की टेरिटरी को वॉयलेट नहीं कर सकते। ये क्यों बनाया गया? ये प्रिंसिपल क्यों रखा गया? क्योंकि पिछले 1000 सालों में कुछ आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने फोर्स के आधार पे टेरिटोरीज का एक्विजिशंस किया,
और 1000 साल की जो अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन नॉलेज की, उस पे ये कहा गया कि फोर्स को आउटलॉ करो। कोई भी आइडियोलॉजी जो ये कहे कि हम फोर्स के दम पे अपनी सच्चाई मनवाएंगे, यानी कि हमारी सच्चाई फोर्स होगी, द वैलिडिटी ऑफ आवर ट्रूथ कम्स फ्रॉम द माइट ऑफ द sword, that has been rejected. And it has been declared jus cogens under Article 53 of the Vienna Convention Law of Treaty, read with 67. A jus cogens is a peremptory norm against which no exception is allowed. यानी कि स्टेट्स भी लॉ नहीं बना सकते उसके अगेंस्ट में, हालांकि स्टेट सॉवरेन है, मगर अगर कोई प्रिंसिपल जस कोजेंस है तो उसके अगेंस्ट में लॉ नहीं बना सकता। देखिए इसको समझे, राष्ट्र का मतलब होता है, तो ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, चलिए इसको हम समझा दे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या है, कैसे किसी की टेरिटरी डिटरमाइन करोगे आप, कि कौन सा हिस्सा भारत है, कौन सा हिस्सा सऊदी अरेबिया है, कौन सा हिस्सा यूएई है, कौन सा हिस्सा ईरान है, कौन सा हिस्सा ग्रीस है, कौन सा हिस्सा टर्की है, कैसे डिटरमाइन होगा, और ये कब से डिटरमाइन होगा कि ये देशों की ये टेरिटरीज है। हर देश ने अपनी टेरिटरीज बनाई। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने अपनी टेरिटरी को डिटरमाइन कर दिया था। इसलिए आप मेरी बात ना माने, आप किताबुल अल हिंद जाके पढ़ लें, आप बाबरनामा जाके पढ़ लें, सब में भारत की टेरिटरी दी हुई है। बाहर के आक्रांताओं ने आके भारत की टेरिटरी दी, और अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगी तो मैं पेज नंबर और उनके साथ आ जाऊंगा। शशाऊ की ट्रांसलेटेड वर्जन है किताबुल अल हिंद बाय बरूनी है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की तो समझ आती है, लेकिन ये जो सिविलाइजेशनल रिवाइवल है, एक सिविलाइजेशन उसकी आर्कियोलॉजी को मतलब एक जिसकी की बहुत बड़ी माइनॉरिटी आपके पास रहती है, तो उनका आपको नहीं लगता? इंडिया में कोई माइनॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में। माइनॉरिटी इंडिया में पारसीज है, जूस है, जैन है, बुद्धिस्ट है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक फिलॉसफी ये है कि वो बाकी मल्टीकल्चरलिज्म सीखना पड़ेगा। आप ये बताइए मैडम, मैं आपसे बड़ी हम्बली पूछूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय डिस्पोजल, कि मैं अभी आरजू जी के शो में गया, मैंने मासिर आलमगिरी पढ़ दी। मासिर आलमगिरी में औरंगजेब के जो 13वां साल ऑफ उसका जो रीन है, उसमें उसने कहा कि इस्लाम की स्थापना करनी है इंडिया में, और ऐसा करो कि ये जो मथुरा का और जो काशी का मंदिर है इनको तोड़ो, इनकी मूर्तियों को लाओ और आगरा के बेगम साहिब की मस्जिद के नीचे रख दो, ताकि लोग उस पे जूता चप्पल पहन के जाए। क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्रीड। अगर कल को पाकिस्तान के ऊपर कोई और आकर के राज करे तो क्या वो वहां की मस्जिदों को तोड़ेगा, तब उसकी राज्य की स्थापना होगी? पाकिस्तान से इस्लाम को मिटा करके वहां पे इसका मतलब है अभिषेक मिश्रा साहब कि अब फिर बदले की सियासत हो रही है कि बदला नहीं, दिस इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। आपने भी तो भारत से अलग हुए तो आपने अपना नाम, अपनी कैपिटल का नाम तो इस्लामाबाद रखा ना, कोई तक्षशिला तो रखा नहीं आपने। अच्छा, तो आप जो करें तो वो फ्रीडम है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इस्लाम हो गया। इंडिया अपनी बात करे तो वो हिंदू राष्ट्र हो गया, और जबकि हिंदुइज्म में कहीं नहीं लिखा कि कोई दूसरे से छोटा है, क्योंकि हमारे यहाँ जैन भी हैं, पारसी भी है, बुद्ध भी है, सिख भी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हमारे मस्जिदों को। हिंदुइज्म मतलब इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम ना, आपका ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, और फिर वो 4-5 है, तो वो तो इनहेरिट है उसके अंदर, तो मतलब कास्ट सिस्टम तो देखिए कास्ट सिस्टम को भी आप समझ लीजिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में दिया गया। देखिए चूंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जब आई तो इन ऑर्डर टू प्रूव देमसेल्व्स करेक्ट दे हैड टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया कि जो कास्ट सिस्टम, देखिए वेद, दुर्जाना जी सिंस यू आर एन स्कॉलर, वेद डज नॉट प्रिस्क्राइब ह्यूमैनिटी, वेद डिस्क्राइब्स ह्यूमैनिटी। जो कास्ट सिस्टम है ये वर्ण सिस्टम है, इट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर डीड्स, वर्क। जैसे मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र ब्राह्मण, जो कि आप शूद्र का मतलब होता है जो सर्विसेज देता है अपनी सोसाइटी में, उसको इन लोगों ने आकर के, मैक्स मुलर, इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि जो शूद्र का मतलब होता है हायरार्किकल का मतलब, ये एक हायरार्की है जिसमें शूद्र नीचे होते हैं, जो कि एक छोटी जात है, अछूत है, छुआछूत है उसमें। और ये बात किसी हद तक सच भी थी, क्योंकि जो सोशियोलॉजी ऑफ भारत हुई उसमें कुछ लोगों ने इस रूल का मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को छोटी जात का दिखाने की कोशिश की, और छुआछूत। अभी भी डेलिट्स जो है उनको मारा जाता है, डेलिट्स का बहुत बुरा हाल है उनको। ब्राह्मण अब दलित से बदतर हो चुका है इंडिया में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब देखिए, अब आप देखिए इन चीजों पे जाएंगी तो फिर मुसलमान भी तो अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज को मारते हैं। कोई मुसलमान टॉलरेट तो करता नहीं पाकिस्तान का। बांग्लादेश में हिंदू 24% से 7% पे आ गए,
पाकिस्तान में क्या होता है, आपके सिंध में हर 16 साल की बच्ची को 40 साल के मुसलमान से प्यार होता है, उसको हिदायत मिल जाती है और वो मुसलमान बन जाती है, बट कोई मुसलमान लड़की को हिंदू बनने की हिदायत ही नहीं मिल रही है। बड़ी अजीब सी बात है। सो ये अगर आप इन चीजों पे जाएंगे, कूड़ा निकालने जाएंगे, तो हर किसी के अंदर बहुत कूड़े हैं। मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाना पड़ेगा। मल्टीकल्चरलिज्म इज द ओनली वे आउट। This is just to understand and to bring things. मैं मानता हूँ, देखिए मैं तो खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि जो वैदिक सिस्टम था उसमें हायरार्की नहीं थी, लेकिन जब लॉज बनाए उन वैदिक सिस्टम को इंसानों ने कन्वर्ट करके, तो उन्होंने छुआछूत क्रिएट की। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी थी, एंड आई ओन इट। और हमारा वक्त आया है कि हम ऐसे लोगों से क्षमा मांगे कि हमने ऐसी गलती की। इसको डिनाई करने का नहीं है कि हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, छुआछूत था, बिल्कुल था छुआछूत। मगर ये कहना कि दूसरी आइडियोलॉजी में छुआछूत नहीं है, मैं आपको बकायदा वर्ड ऑफ गॉड बता दूंगा जहां कहा गया है कि आप दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती न करने को छुआछूत नहीं कहते हैं, तो किसको छुआछूत कहते हैं? गॉड कह रहा है कि डोंट मेक फ्रेंड्स विद दिस काइंड ऑफ पीपल, तो ये भी तो छुआछूत है ना। नहीं, वो किन का आप जिक्र कर रहे हैं? ये किन की किताबों में लिखा हुआ है कि आप दोस्ती नहीं कर सकते? आप सर्च कीजिएगा किन की किताबों में मिला है, आपको मिल जाएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। अब ये सब चीजें यूट्यूब पे बोली जाए ठीक नहीं है। आगे अच्छा, एक मुझे अभी हम क्योंकि साउथ नॉर्थ डिवाइड पे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं कोई ऐसा इतना इशू नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो उनकी एलिगेशन नॉर्थ साउथ वालों की है कि जी हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें डिनाई कर दिए गए, उसकी परमिशन नहीं की गई। उसके बाद वो कहते हैं जी हमारी ग्रांट्स जो है वो विड्रॉ कर दी गई, और वो बहुत सारे उनके मसाइल है। और बल्कि अब जो नया मसला है वो कह रहे हैं जी और फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा पुराना है। तो इस पे सर थोड़ा सा अभिषेक मिश्रा साहब, हर चीज तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने बीजेपी को कह रहे हैं। हाँ, तो ये अगर सब एक्सेप्ट किया आपके साथ, कंसिडरिंग मेरा जो क्वेश्चन है, कंसिडरिंग के बीजेपी की जो हुकूमत है इस वक्त, दे आर मतलब वो एक प्रोग्रेसिव हुकूमत है, डेवलपमेंट पे बिलीव करती है। उनका एक है भी विकास का, वो हमेशा बात करते हैं कि हमने उसके जरिए करना है हर चीज में डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट थिंग, यू नो। इकोनॉमिकली यू मे बी ग्रोइंग, but it is not necessary that you are also developing. But India is doing both the things. It is economically developing as well as growing and as well as developing human development, और बहुत सारे areas में development हो रही है। तो ऐसे में एक area जो है उसको अगर इस तरह का गिला शिकवा हो और वो कह रहे हो कि भाई क्योंकि, और वो फिर उसको दोबारा से लिंक कर रहे हो क्योंकि we are not able to help Modi to form the government on the ideology of हिंदुत्व। तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये सारी चीजें उनके वो लोग क्या उनकी वाकई ये प्रॉब्लम है कि the entire focus is on north because that ultimately becomes the vote bank that brings BJP to power, you know, time and again। बीजेपी देखिए, नॉर्थ की कौन सी स्टेट है आपको, जैसे कश्मीर है वो नॉर्थ है, तो कश्मीर से तो बीजेपी को कितना आता है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हिमाचल है नॉर्थ है, वहाँ कांग्रेस है अभी, ठीक है ना। और वेस्ट बंगाल है वो नॉर्थ है, हालांकि आप उसको नॉर्थ वेस्ट कह लें, वहां पे टीएमसी है। कौन से नॉर्थ में हिंदुत्व की बात कर रही हैं आप, मुझे नहीं सुनना। देखिए ऐसी बात है कि बिहार है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू है साहब आज की डेट में, अभी तो क्या बीजेपी के साथ आ गए। देखिए ऐसे ये जो सो कॉल्ड ये कम्युनिस्ट जो है, दे आर इलिटरेट, तो वो एनालिसिस को बहुत शैलो में जाके पढ़ते हैं। देखिए चलिए हम आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दें। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 360 के आसपास एक प्रोविजन है इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल। तो कावेरी नदी को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु में सालों से झगड़ा रहा है, ये कि नॉर्थ साउथ का झगड़ा है। कर्नाटक में जो रिवर कावेरी के डिवीजन को, ये देखिए ह्यूमन सोसाइटी है एट द एंड ऑफ द डे ना। अब ये थोड़े कि आप अगर हिंदू हो गई हैं तो सारे हिंदू एक दूसरे से गले मिलेंगे। मेरे भाई भी हिंदू है, मैं भी हिंदू, लेकिन अगर मौका मिले तो मेरा गर्दन काट दे वो अभी अपने फायदे के लिए। ये तो एक ह्यूमन नेचर जी, इट्स अ कल्चरल बॉन्ड दैट कीप्स अस टुगेदर। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस ही नहीं होंगे यार, सब हमारा एकदम बस अब हमको जहां देखेंगे हो सारे इंडियन एक साथ गले मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। डिफरेंसेस हमेशा से रहेंगे, दिस इज ह्यूमन माइंड। बट द थिंग इज दैट एवरीवन आइडेंटिफाइज देमसेल्व्स एज इंडियन, दैट्स इट। उसके अलावा सारे उनके डिफरेंसेस वो निपटे। फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के हेड निर्मला सीतारामन जी हैं, तमिलनाडु से आती है, चीफ फाइनेंस मिनिस्टर है, 6 साल से फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर वो बैठ करके बीजेपी उनको थोड़ा फोर्स कर सकती है कि तुम अपना जो है वो क्या नाम है उस हिसाब से डिवाइड करो साउथ के नॉर्थ के हिसाब से। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री साहब कहां से आते हैं, वो कौन सा नॉर्थ से है भाई, वो तो वेस्ट से है, उनका लेना ही देना नहीं है। साउथ वेस्ट है बेसिकली गुजरात, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ से आते हैं।
कौन यूपी वाला राज कर रहा है, आप बता दीजिए। यूपी वालों की तो कोई कदर ही नहीं है, हमको तो हिंदी भाषी के सब मारते हैं कि ये आ गए हिंदी वाले। यही तो वो कहते हैं कि कदर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको फंसाना ये नॉर्थ के लोगों को, क्योंकि इलिटरेसी रखी हुई है ज्यादा वहां, उनको ज्यादा करने दैट नहीं इज दिया। ऑल्सो इनकरेक्ट। इंडिया का जो सबसे सबसे टॉप, if these are things incorrect, I want you to put it in the perspective, you know. That's the basic reason of this conversation. देखिए दुर्दाना जी, व्हाट इज लिटरेसी? यू कैन मेक पीपल इलिटरेट थ्रू लिटरेसी, ठीक है ना, आप पढ़ा लिखा के लोगों को पागल बना सकते हो। तो आई एम नॉट फैन ऑफ दिस होल कि ये है वो है। पॉइंट ये कि हिंदुत्व से क्या हिंदुत्व ने किसी का बिगाड़ा? लोग हिंदुत्व के पास आए, हिंदुत्व किसी के पास नहीं गया कि भैया तुम गलत हो, ठीक है ना। हिंदुत्व को गाली देने का काम आज से नहीं चल रहा, हजारों साल से चल रहा है, ठीक है। मैक्स मुलर ने दिया, औरंगजेब ने दिया। मैं अभी आप कहिएगा तो मसीह आलमगीरी आपको पढ़ के दिखा दूंगा वो क्या कह रहा है। क्योंकि हिंदू ने ये पहले ये समझ लीजिए हिंदू कौन है। हिंदू सब कोई है, क्योंकि वेद ने ये नहीं कहा कि यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं या ये लोग हैं। वेद ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब करता है। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव बुक, इट्स नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव बुक, अनलाइक द अब्राहमिक फेथ व्हिच आर प्रिस्क्रिप्टिव बुक। अब्राहमिक फेथ में आपकी आइडेंटिटी बनती है जब आप किसी चीज को मानते हो, ठीक है ना। ये जो पूरा जुडाइज्म की थ्योरी शुरू होती है, जिसमें कि आपके जो नबूवत और रिसालत का जो कॉन्सेप्ट है नबी और रसूल के बीच का, उसमें ये है कि भाई अब्राहम को कॉन्ट्रैक्ट मिला गॉड से, उसके बाद मोजेस को 10 कमांडमेंट मिला, उसी 10 कमांडमेंट से डेवलप होकर के तोरा बनी, उसी तोरा से फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला बाइबल के, चूंकि जीसस क्राइस्ट को कोई लॉ तो मिला नहीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके बाद फिर आप अरबों ने ले लिया उसको, और अरबों ने कहा कि हमें फिर वही न्यू 10 कमांडमेंट का एक नया फॉर्म मिल गया, क्योंकि आपकी किताब में ये आ गई है, विशिएटेड हो गया है, वो हो गया। उसी बेसिस पे सब क्लेम चल रहा है। दैट इज हाउ व्हाट द बेसिक आइडिया इज। पॉइंट ये है कि ये उनका कॉन्सेप्ट है कि वो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्राइब्स में, नेशन में। अगर आप एक स्कॉलर हो, अगर आप एक डिसजंक्टिव जिसे कहते हैं डिसोसिएटेड स्टडी करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, वेद नेवर सेज हु इज हिंदू, वेद सेज यू आर ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर 4 डीड्स। जो पढ़ने वाला लोग होते हैं, जो थिंकिंग माइंड होते हैं, वो अलग ही होते हैं दुनिया से। वो दुनिया को, What are the 4 deeds? What are the 4 deeds? The 4 deeds are knowledge is the highest source of power. So उन्होंने कहता है जो बंदा नॉलेज में डील कर रहा है ना, उसको तुम सबसे पहले सोसाइटी से अलग करो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि नॉलेज जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, डीड्स ऑफ लाइक जो सोल्जर बनते हैं, जो ये बनते हैं, दोज हु हैव माइट इन देयर हैंड। थर्ड है द नॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड फोर्थ है दोज हु कैन नॉट डू दिस एनी ऑफ दीज 3 बट दे आर इनटू सर्विसेज, ठीक है ना। उस समय सर्विसेज को बहुत लोअर देखा जाता था कि लोगों का टॉयलेट साफ करना, लगाना। आज सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है। सो ये ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया। आप पढ़ तो लो एक बार। ये तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी हमें सारी चीजें मिलती है। उन्होंने भी, प्लेटो ने भी यही डिवीजन की। नहीं, प्लेटो ने सदा पे नहीं किया। प्लेटो ने स्टेट रिपब्लिक को दिया, उसकी डेफिनेशन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल नहीं है। सोक्रेटिस ने भी इस तरह की डिवीजन दी हुई है। डिवीजन तो यही है, मतलब बल्कि वहां से ड्राइव कर रही है डिवीजन जो है। देखिए, डिवीजन एंड कैटेगराइजेशन आर 2 डिफरेंट थिंग। दीज आर नॉट हायरार्की, दीज आर क्वालिटीज, वर्चूज, ठीक है ना, हर इंसान में होगी। तो अब आप उसको माइथोलॉजी कहें, साइंस कहें, ये सामने वाले की श्रद्धा है। मेरे हिसाब से सब माइथोलॉजी है। जो भी आदमी मान रहा है, जो आदमी आंख बंद करके मान रहा है, इट्स ऑल माइथोलॉजी, ठीक है ना। और जो चीज साइंस है, जो कह रहा है कि मानना नहीं है आपको, वो कह रहा है भाई योग कौन सी माइथोलॉजी है, आयुर्वेद कौन सी माइथोलॉजी है। योग आप करोगे आपको फायदा होगा, चाहे आप इंग्लैंड में हो, उसके लिए ना तो आपको कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ना तो कोई टाइम फ्रेम का स्पेस चाहिए, ना तो ये कि उस समय ऐसा था तो इस समय ऐसा नहीं होगा। आप योग कभी भी किसी भी देश काल प्रखंड में करो, किसी भी धरती के पार्ट पे करो, आपको पार्ट होगा। योग लिखा हुआ है वेदों में। पॉइंट ये है दुर्दाना जी कि हम कह रहे हैं सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरे पे मिट्टी निकालने का क्या फायदा? इट्स टाइम फॉर मल्टी कल्चरलिज्म। द टाइम हैज कम, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का मल्टीकल्चरलिज्म डज इट मीन कि किसी एक को बिल्कुल नीचे करके और दूसरे को ऊपर किया जाए तो मल्टीकल्चरलिज्म होगी? मल्टीकल्चरलिज्म पैरेलल नहीं चल सकती, ऑल कल्चर पैरेलल। जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उन पे इत्तेफाक कर लिया जाए। और फिर देखिए, मल्टी कल्चरलिज्म और मल्टी लीगलिज्म का अंतर आपको समझना पड़ेगा। अबू धाबी में 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी एक मंदिर का निर्माण करेंगे, एक उद्घाटन करेंगे। इस अबू धाबी की जो हिस्ट्री है, जो उनका राष्ट्र है, वो हिंदू नहीं हो जाएगा।
वहां का हिंदू अरबों के बराबर नहीं हो जाएगा। वो उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे कि आप करें, हमारे यहाँ आए हैं, आप रहे फ्री होकर के। लेकिन कल को हिंदू ये कहे कि तुम अपना लॉ हमारे हिसाब से बनाओ, तो वो मल्टीकल्चरलिज्म में नहीं आएगा। मल्टीकल्चरलिज्म ये है कि अबू धाबी और दुबई के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी धरती है, मगर आप मंदिर बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपनी, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कल को वो हिंदू ताल ठोक दे कि नहीं नहीं अब तुम तो अपना मंदिर मस्जिद बंद करो क्योंकि हमारा तो ये उससे हमें प्रॉब्लम होती है, ये मल्टीकल्चरलिज्म नहीं आएगा। लेकिन तो इंडिया में तो अजान बंद करा दी ना कि जी अजानें मत दें, क्योंकि हमने उसके बाद अब मंदिरों में, क्योंकि रिवाइवल ऑफ सिविलाइजेशन है ना, तो वो कह रहे हैं कि जी ये मस्जिदें थी, मंदिर थे, तो ये मस्जिदें बन गई। अब हालांकि कोर्ट मना भी कर रहा है, लेकिन वो दे आर गोइंग और वहां पूजा हो रही है। तो ये तो वो कोहेजन ना हुई ना, ये तो स्नैचिंग हुई। मैं तो इसको कोहेजन नहीं मानता हूँ। देखिए मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करूंगा, मैं खुद मानता हूँ कि काशी और मथुरा को तो बिल्कुल ले लिया जाना चाहिए लीगल तरीके से, क्योंकि ये गलत है कि आपने हमारी, आप मस्जिद कहीं भी बनाए, पूरे भारत में जगह थी, आप मस्जिद बना ले, और वो मस्जिद भी हम आपसे छीन नहीं रहे, हम कह रहे हैं वो मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर ले, हमें वो जगह दे देगा, कोई नहीं ले रहा, उससे बड़ी मस्जिद बना ले आप। यू आर राइट, हाँ ऐसा ही। तो लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप हमारी छाती पे चढ़ के जब जहां काबा है वहीं हम अपना बनाए, दैट ये हमारी गुलामी का प्रतीक है भाई। अब औरंगजेब को हमारा रिलीजन नहीं पता था, वो इंडिया को इस्लाम करना चाहता था। आप कुछ मत कीजिए, मासीर आलमगिरी जो उसका 13th रीन है वो मुश्किल से 4-5 पेज का वो है, साकी मुस्तगत खान ने लिखा, जाके पढ़ लीजिए। अब तो भारत के जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट इतिहासकार थे, प्रोफेसर हबीब टाइप के लोग, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये सच है, मंदिर तोड़ के बनाया उसने, और ये कोई नॉर्मल मंदिर तुम बहुत से तोड़े हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ दिया तुम। जैसे आपने सुना होगा जब भी इंडिया में बातचीत होती है हिंदू मुस्लिम के लिए, कहा जाता है काशी और काबा एक है, आपने सुना होगा ये बात। तो जो आपके लिए काबा है वो हमारे लिए काशी है। तो फिर आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक और ट्विटर पे है, मुझे उनका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, वो आपके पंडित हैं और कोई हाई कैडर के मुझे वो लगते हैं। उन्होंने कहा कि बस हमें स्टॉप करना चाहिए, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, और उसके ये बेचारों की बड़ी ट्रोलिंग हुई, बड़े जर्नलिस्टों ने, कुछ यूट्यूबर्स बड़ी ट्रोलिंग की कि जी आप कौन होते हैं, हमारी सिविलाइजेशन है, हम डिसाइड करेंगे। बड़े बड़े जाने पाने लोगों ने उनको बहुत बेचारों को ऐसी वैसी सुनाई। तो आपको मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी मानता हूँ 3 के बाद खत्म। अच्छा, ये तो बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। दिस कैन नॉट गो फॉरएवर ना, जो कुछ चीजें सच्चाई हैं दुनिया में, कुछ हुई तो हमको भी वो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। इसमें तो कहीं ना, वो जैसे आरज़ू कहती, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तय खानों से निकलता रहेगा, आप सबको तो नहीं डिमोलिश कर सकते। देखिए इसको यूं भी करना पड़ेगा जो साउथ अफ्रीका ने किया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, भारत के कम्युनिस्टों को बैठना, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों की गलती ही नहीं है, भारत के कम्युनिस्टों को बैठना पड़ेगा और उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई देयर इज अ टाइम टू रिकंसाइल एंड स्पीक द ट्रूथ। ये डिनाई कर देना कि हुआ ही नहीं। Very good. This is very. I'm very happy कि you have a very progressive. तो आप जैसे ना, अभी ना मैं कल कनाडा में न्यू ब्रुंसविक की यूनिवर्सिटी का एक वो आया था, क्या नाम है, ओपनिंग, उसमें उन्होंने लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू द एबोरिजिन्स। आप जाके देख लें, न्यूजीलैंड में जो उनकी यूनिवर्सिटी आती है वो कहती है ये दिस लैंड बिलोंग्स टू माउरी एंड ऑल दैट, सब एक्नॉलेज कर रहा है। जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने सबने एक्नॉलेज किया ये मेरा लैंड नहीं है, हम दूसरे के लैंड पे आप रहे हैं, अब जो हो गया उसको मानो और आगे बढ़ो। हम भी कह रहे हैं ये 3 करो, स्टॉप करो मैटर को, फॉरगेट इट, मिट्टी डालो, जो हुआ पास, आगे बढ़ जाओ। दिस इज व्हाट माय टेक इज, क्योंकि ये हमारे ही भाई बहन है। मैं अब हमारी दृष्टिकोण से आप हमारी हैं, मैं आपको अपने से अलग नहीं मानता। पाकिस्तानी कहता है हमें अलग, हमें अपना मत मानो। नहीं बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। दिस इज बेसिकली ना, ये एक दफा हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा था, बाद में उनको बड़ी सख्ती का सामना करना पड़ा। he was giving a lecture or a speech in SEFMA एक जर्नलिस्टों की कॉन्ग्रेगेशन है, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, तो उसका लाहौर में ऑफिस है, तो वहां गए हुए थे। उन्होंने कहीं कह दिया कि ये जो बॉर्डर है ये तो एक लकीर है, और हम भी आलू गोश्त खाते हैं और वो भी आलू गोश्त खाते हैं। वो तो आई एग्री विथ हिम, I totally agree with him because this is the spirit. मैंने सुना था उनका स्पीच, उन्होंने कहा था कि जिस खुदा को पूछते उसी को हम भी पूछते हैं। मैंने सुना था नवाज शरीफ साहब की वो स्पीच, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बात तो अभिषेक मिश्रा साहब ये बिल्कुल सही है ना, सब ऊपर देखते हैं, भगवान सब यही, आपको आप लोग भी कहते हैं भगवान ऊपर है, हम भी कहते हैं अल्लाह ऊपर है, तो there is some सुपर पावर जिसको सब मानते हैं। वेदर उसको हमने क्या क्या नाम दिए हुए वो अलग बात है। जैसे मैंने आपको शायद आपके साथ जिक्र किया हो, माय फादर यूज्ड टू से
आई डोंट नो, मैं उन्हें कभी कंटेस्ट नहीं किया हूँ कि मैंने उस वक्त इस तरह की ना अभी इतनी हिस्ट्री पढ़ी है ना मुझे पता है कोई कोई इसको। ही यूज्ड टू से कि जी राम जो थे वो ही वाज अ प्रॉफिट। मतलब हमारा एक एक हमारा बिलीव है ना कि हम 1,25,000 प्रॉफिट आए हैं। तो ही यूज्ड टू से कि जो मैंने उनकी उन चीजें पढ़ी हैं, तो ही यूज्ड टू से कि ही वाज वन ऑफ द प्रॉफिट्स, और जो कि हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दे वी कैन नॉट जस्ट आउटराइटली डिनाई दीस थिंग्स। और वाकई वी हैव शेयर्ड द मदरलैंड फॉर सो मेनी इयर्स। ये तो जो भी हुआ जो हो गया। तो चले, दिस इज अगर ये डू यू थिंक द नेक्स्ट 5 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट दे विल मतलब अब तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट चढ़ा दिया भारत को एक पटरी के ऊपर, कल्चरल सिविलाइजेशन भी हो गई। तो अगले 5 साल जो है वो रिकंसिलिएशन में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि ओके नाउ यू नो चीजों को थोड़ा सा संभाला जाए और उसको एक काम डाउन किया जाए। डू यू थिंक दिस इज प्रोबेबल कि होगा? देखिए, भारत का कोई भी नागरिक हो, वो हम एक है, ठीक है ना। हमारी पूजा पद्धति से हमारे कल्चर, डीएनए सब नहीं अलग हो जाते भाई। तो पॉइंट ये कि जैसा आपने कहा कि राम जी, हम कह ना भी प्रॉफिट हो कि एक साधारण इंसान हो, तो क्या कोई मुसलमान एक साधारण इंसान को अपना हीरो नहीं मान सकता जो नॉन मुस्लिम है? मेरी हम बात कह रहे सुने, ना हो वो कोई प्रॉफिट। नहीं, आपको ना कुछ सेंसिटिविटीज होती है। अगर एक हर रिलीजन की एक सेंसिटिविटी है ना, उसके अंदर जो स्टैचर है ना, और उसके अंदर एक चीजों का जो सैंक्टिटी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसको फिर उस पे एग्री करना जो है ना, मतलब डिनायल की गुंजाइश खत्म हो गई ना। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दैट इज एक्सेप्टेंस के लेवल को आप देखिए कितना बढ़ा देते हैं अगर आप इस तरह की जब देखिए, मैं जो थ्योरी ये कह रहा हूँ कि अगर आप राम को एज अ प्रॉफिट मान रही है, तो पॉइंट ये कि आप फिर उस आइडियोलॉजी के ही टाइम फ्रेम में सोचिए, उससे बाहर। मैं कह रहा हूँ कि राम जी एक साधारण मनुष्य थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वाइफ की कि हमारी एक वाइफ रहेगी, बाप के कहने पे अपना राजपाट छोड़ के चले गए। ही रिप्रेजेंटेड मोरालिटी, नॉट लीगैलिटी। हम कह रहे एक साधारण इंसान थे वो, कोई अंबिया नहीं थे, कोई प्रॉफिट नहीं थे, कोई भगवान के दूत नहीं थे। आपके एक अच्छे इंसान तो थे। एग्जैक्टली, वो सबसे पहला तो वही होना चाहिए। तो आप उनको इंसान के नातों मान लो ना, क्यों हर चीज को ले जाना है कि रिलीजन के नातों में ही मानो? भैया अच्छे इंसान थे वो, हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं के वंशज हैं। लाहौर उनके बेटे के शहर पे कोई लाहौरी कैसे खड़ा होकर कह सकता है कि हम भगवान राम को, आप भगवान ने कहे, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम अपना नहीं मानेंगे? उनके बेटे आपके यहाँ पे, उसमें मैंने वो पढ़ा, वो जो आप कोई मस्जिद है उसके, उसमें जो वो है क्या नाम है, म्यूजियम, उसमें लिखा है कि ये भगवान राम के पुत्र लौफ के नाम पे ये शहर है। हाउ कैन अ पाकिस्तानी लिविंग इन लाहौर कैन से कि मेरा राम के एंसेस्ट्री से कोई नाता ही नहीं है? आप उनको मत माने अंबिया नबी, और ये जो नबी है जो भी होते हैं। मैं कह रहा हूं आप उनको एक साधारण अच्छा इंसान मान ले कि भाई हमारी पुरखे थे, ये बात खत्म हो जाएगी। क्यों हर चीज को रिलीजियस टाइम फ्रेम में डालना है या रिलीजियस आइडियोलॉजी से देखना? लेट्स सी सम ट्रांजैक्शन आउटसाइड द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, from cultural and historical perspective. Why there has to be religious angle in every analysis and every scrutiny that is possible? Some things are history, and when these histories were created and written, there was not such philosophies existing. अब आचार्य चाणक्य की क्या गलती है उस समय, अगर कोई भी एब्राहमिक फेथ एग्जिस्ट नहीं करता था? तो आप उनको गाली दे रहे हो कि यार ये तो चाणक्य, ये बड़ा दुष्ट ब्राह्मण था, उसकी गलती क्या है? Just because he happened to live in an era. That's absolutely, इतना तो फिर अशोका का इतना जबरदस्त एरा है, उसका तो कोई मजहब, तो मतलब वो तो कहता था मैं मजहब से बहुत दूर हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। और अच्छा इंसान होकर उसकी जो उसने जो काम किए वो शायद कोई भी मुसलमान ना कर सके। मतलब अशोका का जो एरा था, That's what the beauty of, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं। He was a good human being, and वो जो अंदर से उसकी जो जैसे आप बात कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान जो उसके अंदर था, he was at pain to see all the warfare और सारी कुछ, and he said that stop this all nonsense and let's live in peace। और उसने, और उनकी जो मतलब थियरीज हैं और वो सारी चीजें हैं, वो बहुत सारे I personally believe कि पूरी दुनिया को बहुत टाइम एंड अगेन उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ होगा, डेफिनेटली अभी भी हो रहा है। So that's what I'm saying कि हम, अगर आप किसी चीज को, कुछ ट्रांजैक्शंस को अपनी सोसाइटी को ये पढ़ाएं कि वो उसको रिलीजियस के एंगल से ना देखें, उसको सिंपल हिस्ट्री रहने दें। हर चीज में देवी देवता और डिविनिटी घुसेड़ दी जाए, ये ठीक नहीं है। कुछ चीज हिस्ट्री में हुई, अब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी कोई जरूरी थोड़े कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है ना। और देखिए, हिंदुत्व की सबसे खास बात है कि जो माने भगवान को, जैसे मैं एथीस्ट हूं,
आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे नहीं पता भाई, आई मीन लाइक स्पिनोजा काइंड ऑफ अगर कुछ है तो मैं मान भी सकता हूँ, बट मैं ये नहीं मानता कि भाई किसी को खुश करने से मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं इन थ्योरी को मानता ही नहीं, मुझे तो मैं आज तक मंदिर ही नहीं गया। मेरी माता जी बड़ा दुखी होती थी, कहती यार ये कैसा पुत्र पैदा हो गया हमारे घर में। मैंने कहा भाई यही है। तो पॉइंट क्या है कि मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि बट दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इंडिया क्रिएट्स। देखिए आपने नॉर्थ साउथ की डिवाइड की बातचीत नहीं की ना, ये जिन, मैं कम्युनिस्टों को कहता हूँ जिन्होंने किताब लिखी, भारत में तमिल एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, वो लड़ते हैं सब के हम पे इम्पोज की जा रही है, हिंदी हम पे इम्पोज की जा रही है, कुछ बोलते हैं, सब नहीं। क्योंकि आप देखिएगा आने वाले समय में जो अन्नामलाई साहब कर रहे हैं तमिलनाडु, आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा, बिकॉज इंडिया इज यर्निंग कि ये 70 साल से जो तुमने डिवाइड किया अब इसको खत्म करो। तमिल जो बोलने वाला है वो अपनी भाषा को क्या लिखता है, उसका भाषा का रूट्स वर्ड क्या है, अल्फाबेट जिसको आप कहती है क ख ग ग। तमिलनाडु का क ख ग ग, मलयालम का क ख ग ग, बंगाली का क ख ग ग, पंजाबी का क ख ग ग, उड़िया का क ख ग ग, कन्नड़ का क ख ग ग, हिंदी का क ख ग ग, जितनी भाषाएं सब क ख ग घ से शुरू होती है। इट इज इंडिया। इसने कभी ये नहीं कहा कि एक फॉर्म ऑफ लाइफ ही सबसे अच्छी है। इंडिया प्रमोटेड डाइवर्सिटी because India never prescribed the religion. हिंदुत्व never prescribed, हिंदुत्व merely described। आपको योग फायदा करेगा, आप जो भी हो, आप जहां भी हो, ये वेद में लिखा है, वेद योगा के बारे में। It has described human being, unlike other texts which have prescribed for human being. There is an inherent description, inherent distinction, अच्छा, right? So आप अगर सामने वाला समझना चाहे आंखें खोल के, तो वो दोनों को रिकंसाइल कर देगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सनातनी मुसलमान। बट अगर आप मुसलमान के हिसाब से सिर्फ देखोगे, अपनी हिस्ट्री को नहीं समझोगे, तो फिर आप उसको कहोगे ये तो मुस्तरद हो गया, वो हो गया। लेकिन मुस्तरद तो वो हुआ जो लॉ होगा, जो लॉ ही नहीं था, जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन थी। पॉलिसी मुस्तरद नहीं होती, लॉज मुस्तरद होते हैं। तो ठीक है, तो इट्स you what you are trying to say is that there is no south north divide. It is just a political point scoring kind of a thing. Divide. I might say that plurality, diversity is inherent in India. Without diversity, we will die. I don't want a single India जिसमें सिर्फ हिंदी बोली जा रही है. I don't want that. India is beautiful, diverse. Diverse, लेकिन जो डिवीजन है वो उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि मोदी जी क्योंकि वहाँ लोगों को जोर दे सकते हैं, उसका उससे ताल्लुक नहीं है। कि नॉर्थ वाले जरा आसान है, जल्दी से बात मान जाते हैं, उनको रिलीजन को नाम लेकर या किसी चीज का नाम लेकर। ये कम्युनिस्टों ने हमें, ये नॉर्थ वाले भी नहीं, मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ में बिहार कभी बीजेपी को जीतने नहीं दिया। बिहार, वहां पे आरजेडी और जेडीयू हमेशा सरकार, बीजेपी अपने दम पे अकेले लड़ी थी, हार गई थी। बिहार नॉर्थ है। कश्मीर में कहा बीजेपी आ रही है, कश्मीर नॉर्थ है हमारा। आप देखिए, तो मैं आपको बताते चलो, टीएमसी बंगाल में कहां आ रही है। ऐसे नहीं है, ये पढ़ा दिया है कि ये तो हिंदी बेल्ट है, ये गाय का दूध पीने वाला, ये इन सब की बेवकूफी है। दे हैव नॉट डन जिसे कहते हैं साइंटिफिक एनालिसिस। लेट्स टॉक एंड साइंटिफिक। भाई इंडिया की पहचान नॉर्थ से आती है और इंडिया की पहचान साउथ से आती है। जितना ज्यादा हिंदुत्व साउथ में चलता है, हिंदी नॉर्थ में ज्यादा आपके ये है जो कम्युनिस्ट है, जो मानते ही नहीं है। साउथ वाले तो बड़े, ये देखिए टीका लगा के धोती पहन के रहते हैं। आपको नॉर्थ में मिलेंगे पैंट शर्ट वाले। साउथ वाले ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं। आपको, आप आके तो देखे, टीका लगा कर जाते हैं, आपको नॉर्थ में नहीं दिखेगा। बिकॉज नॉर्थ फेस द, वो जिसे आप कहिए सब आते थे जो आक्रांता, ये आप ही की तरफ से आते थे ना, नॉर्थ से ही आते थे। तो डिस्ट्रक्शन हमने फेस किया, उसको साउथ तक जाने तक रोका हमने। उसमें भी कुछ जो बन गए, कुछ जैसे वो ये कुछ एक चले गए थे साउथ में, निजाम उजाम। लेकिन जब मेजर फ्रंट था इस ऑन स्लॉट का, तो नॉर्थ इंडिया ने झेला। उसने छाती पे वो खोले गया तो उनके मंदिर टूटे, साउथ वालों के बच गए। तो खबर मैंने ऐसी खबर भी मैंने देखी है कि डिलिमिटेशन एक्ट जो आई डोंट नो पास हुआ है, यू हैव टू टेल मी, उसमें साउथ की सीट्स कम करके नॉर्थ की सीट्स बढ़ा दी हैं। नहीं, ऐसे नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि 2024 तक, अभी तक जो चला, ये जो सीट होती है 1971 के सेंसस पे है। तो फॉर्मूला दिया गया है कि जैसे होता तो ये कर दिया जाता कि हर स्टेट का फिक्स कर दो, ये नहीं किया गया। उसकी जगह प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो डीलिमिटेशन उसी हिसाब से किया जाएगा कि हर 1 लाख पे एक आदमी जाए।
ठीक है ना। और रही बात की क्या ये नॉर्थ के पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ का पॉपुलेशन है, ऐसा बात नहीं है। जैसे नॉर्थ का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, टेरिटोरियली उतनी पॉपुलेशन नहीं है उसकी, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है। यूपी में जो है वो पॉपुलेशन है, मगर उनकी 80 सीट है बस, और ज्यादा सीट तो है नहीं उनके पास। और टोटल जो सीट चाहिए आज की डेट में 542 सीट्स है। तो ये 80 तो कुछ भी नहीं है उसका ना। तो आप अगर बहुत जीतते हो तो 40-50 सीट जीत पाते हो, उससे क्या होता है। अनलेस अंटिल आप, जैसे मोदी जी ने क्या किया था, साउथ में 4-5 तो स्टेट है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मलयालम है, महाराष्ट्र को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, हालांकि महाराष्ट्र अपने आप को साउथ इंडिया कहते हैं। यही 4 है, बाकी सब तो फिर आप उसको, अब नॉर्थ आप किसको कहिएगा ये तो बताइए। नॉर्थ का डिवीजन क्या है? हिंदी, राजस्थान में हिंदी नहीं बोली जाती, वो राजस्थानी बोलते हैं। वहां मैं चला जाता हूँ तो कटिहारिया, तो वो जो बोलते हैं वो मेरे ही समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं पंजाब जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, हरियाणवी जाता हूँ वो अपनी भाषा बोल रहे होते हैं, कौन बोलता है हिंदी? हम 2 गरीब लोग हैं, वो है एमपी और यूपी, और हमें हमारे नाम पे कुछ मिला भी नहीं। एमपी कौन सा स्टेट है? सबको सबके नेशन के स्टाइल पे मिल गया, बिहारियों को बिहारी मिला, पंजाबी को पंजाबी मिला, राजस्थानी को राजस्थान मिल गया। हम यूपी एमपी वाले कहीं कोई इज्जत नहीं हमारी, हम एमपी हैं वो यूपी हैं, दोनों एक दूसरे को, भाई क्या है यार, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि ये काउ बेल्ट है, वो ये सारे के सारे कम्युनिस्टों का है ये वर्ड, काउ बेल्ट है, ये गौमूत्र वाले हैं, और फिर उसका क्या हिंदू ग्रोथ रेट, ये सब इनके वो होते हैं। एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। मैं तो कह रहा हूँ आप आए स्टैटिस्टिकली बात करें, थ्योरेटिकली बात करें, एवरीथिंग विल बी प्रूवन रॉन्ग। जी, थैंक यू वेरी मच अभिषेक मिश्रा साहब। इट वाज अ वेरी नाइस वेरी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन विद यू। आई होप आप सबको हमारी डिबेट पसंद आई। डिबेट तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज अभिषेक मिश्रा साहब वाज एक्चुअली हमें ज्ञान दे रहे थे, हमें समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे, और चीजों को अनरेवल। फ्रेंडली टॉक, लेट्स कॉल इट अ फ्रेंडली टॉक। आई डोंट थिंक आई कैन गिव ज्ञान टू एनीवन। दिस वाज फ्रेंडली टॉक। अभिषेक मिश्रा साहब इज सेइंग थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह।